हेलो एवरीवन। एमपीपीएससी मेंस पेपर थर्ड पार्ट है, लेक्चर 34 है ये। इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे ऊर्जा में गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन और इनके समाधान, इसके लाभ हानि और आगे क्या क्या इसकी राय है, और भारत की स्थिति कि गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन के प्रति भारत की स्थिति क्या है और आगे कौन कौन सी योजनाएं हैं और किस तरह से वो कार्य कर रही है। ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन तो ऐसे संसाधन जो कि हमारे परंपरागत संसाधन से अलग हैं और जिनका शुरुआत अभी रिसेंट कुछ ही समय पहले इनकी तकनीकों को इजाद किया गया और उनके तकनीकी के विकास के बाद अभी नए तरीके से जो ऊर्जा के उपयोग या उपभोग किया जा रहा है, उत्पादन किया जा रहा है ऐसे तकनीकों के माध्यम से, जिससे कि ऐसे संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है जो कि ना खत्म होने वाले हैं और जो कि इन्वायरमेंट और पर्यावरण के लिए भी बहुत ज़्यादा हानिकारक नहीं है। तो ऐसे संसाधनों को गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन कहते हैं। तो गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन वही हैं जैसे कि वर्तमान समय में ऊर्जा के परंपरागत संसाधनों की सीमित उपलब्धता, क्योंकि जो परंपरागत संसाधन है वो लगातार खत्म हो रहे हैं और अपने समाप्ति की ओर अग्रसर हैं। कुछ ही समय बाद ऐसा होगा कि जो हमारे कोल एनर्जी है, पेट्रोलियम है या फिर पेट्रोलियम गैस है, ये सभी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। तो जो हमारे पास परंपरागत संसाधन है वो उनके समाप्ति के बाद जो हमारा ऊर्जा का क्षेत्र है वो एक तरह से वैकेंट हो जाएगा अगर हम गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के प्रति ध्यान नहीं देंगे तो इसी वजह से, और साथ ही साथ जो परंपरागत ऊर्जा संसाधन है वो पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हैं, ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हैं और साथ ही साथ मानव स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़्यादा हानिकारक हैं, जिसकी वजह से जो परंपरागत संसाधन है वो स्वच्छ संसाधन है। इसके अलावा जो मानव स्वास्थ्य है या फिर पर्यावरण के लिए कुछ परसेंटेज में हानिकारक हैं या हानिकारक नहीं है, तथा पर्यावरण पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव के कारण इन स्रोतों से अलग ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधनों, गैर परंपरागत संसाधन कौन से होंगे, तो जो सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा, पवन से प्राप्त होने वाली ऊर्जा या अपशिष्ट से प्राप्त होने वाली ऊर्जा या ऐसे ऊर्जाएं जो कि भूतापीय ऊर्जा हो गया या फिर समुद्री ऊर्जा हो गया, तो सभी के सभी ऊर्जा क्या है, गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन हैं। तो इन्हीं के बारे में जानेंगे कि इनके क्या लाभ हैं, क्या हानि और अभी विस्तार किस तरह से हुआ है और आगे विस्तार होने में क्या क्या बाधाएं हैं। तो सिंपल सा अगर गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन को वहाँ पर डेफिनेशन में लिखें तो ये होगा, गैर पारंपरिक स्रोत वे हैं जो हाल ही में प्रयोग में आए हैं और इन स्रोतों को प्रयोग करने का उपाय तथा तकनीक दोनों ही पहले नहीं थे। और ये किसकी जगह पर इन तकनीकों को उपयोग किया जा रहा है, इन संसाधनों को उपयोग किया जा रहा है, तो वो किया जा रहा है परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के जगह पर। और दोनों में सबसे बेसिक डिफरेंस यही है कि जो परंपरागत ऊर्जा संसाधन हैं वो धीरे धीरे अपने समाप्ति को अग्रसर हैं और उन्हें बनने के लिए करोड़ों और लाखों सालों की समय लगता है और इस समय पीरियड के बाद ही जीवाश्म ईंधन बन पाते हैं। और साथ ही साथ जो गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन है वो लगातार चलते जाएंगे और जब तक उनकी स्थिति बनी रहेगी तब तक वो ऊर्जा के साधन के रूप में उपयोग होते रहेंगे, क्योंकि वो खत्म होने वाले ऊर्जा संसाधन नहीं है। गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों की विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं, तो ये पृथ्वी पर असीमित मात्रा में है, मतलब ये कभी खत्म नहीं होंगे, इनकी मात्राएं कभी भी आपको प्रभावित नहीं कर सकती, जैसे कि परंपरागत संसाधनों की मात्राएं और उनकी उपस्थिति प्रभावित करती हैं। ये स्रोत कभी लुप्त नहीं होंगे, यदि थोड़ी चेष्टा हो तो इनका ध्यान रखा जा सके तो ये सदा हमारी ऊर्जा प्रदान करते रहेंगे। जैसे जैसे आप इसके प्रति अनुसंधान करेंगे, तकनीकी का विकास करेंगे, तो ये लगातार इनके इफ़िशियंसी बढ़ेगी और बेहतर तरीके से आपको ऊर्जा लगातार जीवन भर आपको ऊर्जा देते रहेंगे और ये कभी समाप्त नहीं होंगे। इसके अलावा क्योंकि ये प्रदूषणहीन है, इन्हें पर्यावरण हितैषी या इको फ्रेंडली भी कहा जाता है, क्योंकि इनसे कोई पर्यावरण को नुकसान नहीं होता, जनरली नहीं होता, कुछ परसेंटेज में हो सकता है। तो इन्हें क्या कहा जाता है, इको फ्रेंडली कहा जाता है। यदि प्रदूषण हो भी तो वह इतना कम होता है कि इसे नियंत्रण में रखा जा सके। बहुत कम मात्रा में अगर प्रदूषण होता है तो हम उसे डिस्पोजल कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से उनको मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा इनका प्रयोग अधिकतर बिजली के उत्पादन के लिए किया जाता है। इसमें विश्व के उन कोनों तक भी बिजली पहुंचाई जा सकती है जहां पर बिजली पहुंचना असंभव है या अभी तक तार बिछाना कठिन है। तो ऐसे स्थान पर भी इन संसाधनों को आप इंस्टॉल कर दें और कम कम मात्रा पे या कम कैपेसिटी में भी आप इन इन जितने भी ऊर्जा संसाधन हैं उनको इंस्टॉल कर सकते हैं, उनको स्थापित कर सकते हैं और उनका उत्पादन शुरू कर सकते हैं, ताकि आप बेहतर तरीके से पहाड़ी इलाकों में या फिर जो सुरंग हैं या खदान है वहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी को पहुँचा सकते हैं और वहाँ पे भी आप इन सब चीज़ों का काम कर सकते हैं। क्योंकि जो गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन है या नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन है वो असीमित रूप में है, तो वो पृथ्वी में असीमित रूप में उपलब्ध हैं, तो उन संसाधनों पे होने वाले खर्च के अलावा जो ऊर्जा है उस पर खर्च कम होता है, तो ये क्या होते हैं, सस्ते संसाधन होते हैं। इसके अलावा वर्तमान समय में भारत में कुल ऊर्जा आपूर्ति का लगभग 12% नवीनीकरण ऊर्जा या गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों से पूर्ति होती है। आगे भविष्य में भारत सरकार इसको 60% तक लेके जाने का सोच रहा है, ताकि
जो हमारे परंपरागत ऊर्जा संसाधनों में डिपेंडेंट है या हमारी जो डिपेंडेंसी है, निर्भरता है, उसको कम किया जा सके, क्योंकि भारत में लगभग 52% जो एनर्जी उत्पादन होता है वो होता है कोल ऊर्जा के माध्यम से। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ये भी याद होना चाहिए। भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन में सबसे इम्पोर्टेंट है सौर ऊर्जा, जिस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। दूसरे में पवन ऊर्जा, इसके बाद है अवशिष्ट ऊर्जा, फिर तीसरा समुद्री ऊर्जा संसाधन और लघुपन बिजली परियोजना। ये सारे पांच जो हैं वो हैं गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन जिन पर भारत में काम किया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी बहुत सारे गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन होंगे जो कि भौगोलिक स्तर पर और स्थिति के हिसाब से कई जगहों पर इसकी बहुत ज़्यादा उपयोगिता भी होगी और साथ ही साथ उत्पादन भी होते होंगे। तो जो मुख्य रूप से अपन को पढ़ना है वो इन्हीं को पढ़ना है: सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, अवशिष्ट ऊर्जा, समुद्री ऊर्जा संसाधन और लघुपन बिजली परियोजना। सौर ऊर्जा तो सभी को पता होगा कि सूर्य से जो प्राप्त होने वाली प्रकाश की किरण है या ताप है, उन दोनों को उसी के माध्यम से, जो कि फोटोवोल्टिक सेल कहते हैं, उसके माध्यम से उसको ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करते हैं, जिसके माध्यम से उसे बैटरियों में स्टोर किया जाता है और बेहतर तरीके से इलेक्ट्रिसिटी के लिए या फिर हमारे ऊर्जा के उपयोग के लिए उपभोग किया जा सकता है। तो ऊर्जा, सौर ऊर्जा एक तरह से लाइट से प्राप्त होने वाली ऊर्जा जो कि कंटिन्यू हमको प्राप्त होती रहेगी। तो सूर्य से प्राप्त शक्ति को सौर ऊर्जा कहते हैं, सिंपल से यही है। इस ऊर्जा को उष्मा या विद्युत में बदलकर अन्य प्रयोगों में लाया जाता है। दो ही तरीके हैं, या तो आप उष्मा में बदल सकते हो या विद्युत में बदल सकते हो। उष्मा में बदलने के लिए आपने देखा होगा सोलर कुकर, सोलर हीटर या सोलर के बहुत सारे जो इक्विपमेंट आते हैं वो, और इसके बाद ये जो फोटोवोल्टिक सेल के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को प्रयोग में लाने के लिए सोलर पैनलों की आवश्यकता होती है। यही सोलर पैनल किसके बने होते हैं? फोटोवोल्टिक सेल के बने होते हैं। सोलर पैनलों में सोलर सेल फोटोवोल्टिक होते हैं जो ऊर्जा को उपयोग करने लायक बनाते हैं। भारतीय भूभाग पर 5,000 लाख किलोवाट घंटा प्रति वर्ग मीटर के बराबर सौर ऊर्जा आती है, क्योंकि भारत की स्थिति इस तरह से है जिसकी वजह से इतना ज़्यादा सौर ऊर्जा प्राप्त होता है भारत को। साफ धूप वाले दिनों में सौर ऊर्जा का औसत 5 किलोवाट प्रति घंटा वर्ग मीटर होता है। 1 मेगावाट सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए लगभग 3 हेक्टेयर समतल भूमि की जरूरत होती है। ये कई बार पूछ लिया जाता है, कथन और करण में भी पूछा जाता है कि एक मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए कितने हेक्टेयर भूमि की लगभग ज़रूरत होती है। तो कितने हेक्टेयर की समतल भूमि की ज़रूरत होगी आपको? तो 3 हेक्टेयर की। प्रकाश विद्युत विधि में सौर ऊर्जा को विद्युत में बदलने के लिए फोटोवोल्टिक सेलों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा सौर तापीय विधि में सूर्य की ऊर्जा से हवा या तरल पदार्थों को गर्म किया जाता है और इसका उपयोग घरेलू काम में किया जाता है। दोनों तरीके से होता है। फोटोवोल्टिक सेल में सिर्फ लाइट से होता है, लाइट की जो इफेक्ट होता है जिसकी वजह से फोटोवोल्टिक सेल में ऊर्जा का उत्पादन होता है। दूसरा होता है गर्म करके, कि जो उसका ताप है, सौर ऊर्जा से प्राप्त होने वाला जो ताप है, उससे किसी हवा को या फिर पानी को गर्म किया जाता है और इन दोनों की गर्म होने की वजह से जो ताप अपन को प्राप्त होता है उसके माध्यम से हम उसको ऊर्जा के रूप में यूज करते हैं। अब भारत में सौर ऊर्जा की इतनी अच्छी स्थिति क्यों मानी जाती है? सौर ऊर्जा का इतना अच्छा वैकल्पिक स्रोत के रूप में क्यों देखा जा रहा है कि भविष्य में सौर ऊर्जा भारत में बेहतर तरीके से कार्य कर सकता है? तो वो है भारत की स्थिति। भारत की स्थिति क्या है? अगर भौगोलिक रूप से देखा जाए तो भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है। उष्णकटिबंधीय देश होने के कारण हमारे यहाँ वर्ष भर सौर विकिरण प्राप्त होती है, जिसमें सूर्य प्रकाश के लगभग 300 घंटे शामिल हैं। ये इंपॉर्टेंट है, 3000 घंटे अपन को क्या मिलता है? सूर्य के प्रकाश मिलता है लगातार, जो कि 5000 ट्रिलियन किलोवाट आवर के बराबर है। इतना इलेक्ट्रिसिटी आप इससे पैदा कर सकते हो कि आप दूसरे देशों को बेच सकते हो, आपको किसी भी तरीके से कमी नहीं होगा। तो बहुत बेहतर इस पर विकल्प है और बहुत ज़्यादा इसके स्रोत हैं भारत में, तो इसको आगे देखा जाना है। तो सौर ऊर्जा जब इतना ज़्यादा ईजी है, लोगों के लिए एक्सेसिबल है, बहुत फ्री है, तो एक इसकी समस्याएं क्या हैं कि सौर ऊर्जा अभी भी भारत में बहुत सीमित मात्रा में यूज हो रहा है, या फिर नवीनीकरण ऊर्जा का अभी भी परसेंटेज सिर्फ 12% ही पहुंचा है। तो इसकी समस्याओं में सौर ऊर्जा का बड़े पैमाने पर उत्पादन वर्तमान समय में संभव नहीं है। अब क्यों संभव नहीं है? साथ ही सौर ऊर्जा के परीक्षण में भी समस्या है, परिरक्षण में भी समस्या है, इसलिए इसका औद्योगिक स्तर पर उत्पादन व उपयोग संभव नहीं हो पा रहा है। बहुत ज़्यादा मात्रा में हम ऊर्जा को क्या स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास सोलर बैटरियों की कमी है। इसके अलावा इसकी जो कैपेसिटी है उसको भी मेंटेन नहीं कर सकते, जिसकी वजह से क्या कर सकते हैं, इसको इंडस्ट्री में अपन यूज नहीं कर सकते। इसके अलावा ज़मीन की उपलब्धता में कमी है, क्योंकि भारत में ज़मीन तो है लेकिन बहुत सारा ज़मीन क्या है, खेती के लिए यूज हो रहा है। बहुत सारा ज़मीन ऐसा है जो कि बंजर या फिर पहाड़ी इलाका है, तो हर जगह पर इनको नहीं सेट किया जा सकता। इनके लिए एक समतल भूमि होना जरूरी है जहाँ पर कंटिन्यू सूर्य का प्रकाश मिलता रहे। जो अगला प्रॉब्लम है वो है कुशल मानव संसाधन का अभाव।
ये देखा गया है बहुत जगह कि कुशल मानव संसाधन अभी भी भारत में नहीं है, जिसकी वजह से सौर ऊर्जा पर बेहतर तरीके से काम नहीं किया जाता। कई बार ये होता है कि चीन से आयातित फोटोवोल्टिक सेलों की कीमत कम तो है, क्वालिटी भी काम चलाऊ है। मतलब क्या है कि हमको चीन से ऐसे सामान तो मिल जाते हैं जो कि सौर ऊर्जा को इंस्टॉल तो कर देते हैं ताकि सौर ऊर्जा को हम बेहतर तरीके से यूज कर सकें, लेकिन उनकी क्वालिटी इतनी वीक होती है कि हम उन्हें ज़्यादा देर तक स्थायित्व नहीं बना सकते और इससे खर्चा लगातार बढ़ जाता है, जिससे लोगों के अंदर इसमें इसके प्रति क्या है, डर का भाव रहता है ताकि वो इसे यूज नहीं कर पाते। भारत में बने सोलर सेल फोटोवोल्टिक सेल भी अन्य आयातित सोलर सेलों के मुकाबले कम सक्षम है। कम सक्षम है मतलब हमारी तकनीक अभी भी कमज़ोर है, ताकि हम जो फोटोवोल्टिक सेल बनाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ नहीं होती, जिसकी वजह से हमारा जो फोटोवोल्टिक सेल है वो मार्केट में डिफेंड नहीं कर सकता और लोगों को ज़्यादा आकर्षित नहीं कर सकता। ये भी एक कारण है कि हमारे यहाँ अभी सौर ऊर्जा इतना ज़्यादा विकसित स्थिति में नहीं पहुँच पाया है। उपकरणों के दाम हमेशा से इसके अधिक रहे हैं। बहुत सारे सब्सिडी दिए गए गवर्नमेंट के द्वारा, बहुत सारे काम करने के बाद आज भी सौर ऊर्जा बहुत ज़्यादा महंगा है। विभिन्न नीतियों और नियमों में बनाने के बावजूद सोलर पैनल लगाने के लिए खर्च में कमी नहीं आई है। आज भी अगर आप अपने घर पे सोलर पैनल लगाने जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा महंगा इलेक्ट्रिसिटी पड़ता है। इसके अलावा गर्म और शुष्क क्षेत्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण और पैनल लगाने की नीतियों का अभाव है। दूसरा है औसत लागत प्रति किलोवाट 1 लाख रुपए से अधिक है। 1 किलोवाट का आप सोलर पैनल इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपको 1 लाख रुपए मिनिमम कॉस्ट स्पेंड करना पड़ेगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जिसकी वजह से सोलर पैनल आगे नहीं बढ़ पा रहा है। ब्रांड के लिहाज से कीमतें कम अधिक होती रहती हैं। आप अगर किसी ब्रांड के सोलर पैनल यूज करते हैं तो ब्रांड आपको सस्ती भी पड़ सकती है, कोई अच्छी ब्रांड का आप यूज करते हैं तो वो अधिक महंगी पड़ सकती है। तो इसमें ब्रांड का भी इफेक्ट पड़ता है। बैटरी बदलने में बहुत बड़ा खर्च होता है, क्योंकि जितना भी सोलर पैनल से ऊर्जा उत्पन्न होते हैं वो कहाँ स्टोर किया जाता है, बैटरियों में, और अगर बैटरियाँ ही नहीं होंगी तो आप उस एनर्जी को यूज नहीं कर सकते। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि यहाँ पे बैटरी बदलने में भी आपको भारी भरकम खर्च अदा करना पड़ता है। प्रति किलोवाट सौर ऊर्जा की लागत औसतन 4.5 से 4.7 रुपये प्रति यूनिट है। कितना है? 4.5 से 4.7 रुपये प्रति यूनिट है, जो कि थर्मल उत्पादित बिजली से अधिक है। क्योंकि जो थर्मल उत्पादित होता है 1.57 प्रति यूनिट पड़ता है या फिर 2 रुपीज़ पर यूनिट पड़ता है, जो कि अगर सौर ऊर्जा में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। आवासीय घरों में छतों पर सोलर पैनल लगाने पर आने वाली भारी खर्च और ऊर्जा परियोजनाओं के राह में बड़ी बाधा है। क्योंकि आवासीय घरों में आप तो छतों में सोलर पैनल लगा सकते हो, लेकिन इनका खर्च देख के वो लोग उसको अपना नहीं सकते। अगर आप सब्सिडी दे रहे हो तो एक बार ही दे पा रहे हो और एक बार ही वो इन चीज़ों को लगवा पा रहे हैं। अगर एक बार वो ख़राब हो जाता है तो वो पूरा का पूरा रूफ टॉप ही हटवा दिया जाता है। छोटे और मध्यम स्तर की परियोजनाओं के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधनों का अभाव है। ये भी है, अगर आप छोटे छोटे परियोजना चला रहे हैं सोलर पैनल के नाम पर तो उनके लिए बेहतर क्या दें, आप परियोजनाएं दें, उनके लिए बेहतर सुविधाएं दें सरकार के द्वारा, इनको संरक्षण दें, तभी ये आगे बढ़ पाएगा। सौर ऊर्जा के बेहतर भंडारण के लिए प्रौद्योगिकी विस्तार और उपयोग, ये दोनों क्या हैं, अभी कमज़ोर हैं भारत में। सौर ऊर्जा को पावर ग्रिड तक पहुंचाने के लिए ट्रांसमिशन लाइनों की कमी है। ट्रांसमिशन लाइन हर जगह बिछाने में एक तो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है, साथ ही साथ वहाँ पर इतना उत्पादन हो कि उन सब का खर्चा निकाला जा सके, ताकि आप ही किसी भी ग्रिड तक उस लाइन को पहुँचाएंगे तभी आप उस चीज़ों को बेच पाएंगे। इसके अलावा इसके प्रति कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं ताकि ये बेहतर हों, इनके लिए कौन कौन से सुझाव हो सकते हैं। तो वर्तमान तकनीक को और ज़्यादा दक्ष बनाने हेतु नैनो तकनीक के माध्यम से सोलर पैनलों का निर्माण किया जा रहा है। अभी देखा जा रहा है ये तकनीक पूर्ण रूप से विकसित नहीं है, लेकिन भविष्य में आने वाले समय में नैनो तकनीक बहुत ज़्यादा डेवलप होगा और नैनो तकनीक के बारे में हमने पढ़ा भी है कि वो किस तरह जनरेशन वाइज बहुत ज़्यादा अपने आप को दक्ष बनाते जा रहा है। तो अगर नैनो तकनीक से सोलर पैनल बनने लगेंगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे। साथ ही साथ जब ग्राफीन की मदद से सोलर पैनल बनाएंगे तो उनकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी होगी और लाइफ उनकी बहुत हाई होगी। तो ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा सक्षम वाले सोलर पैनल संयंत्रों की संभावना को बढ़ाते हैं। कौन है? नैनो तकनीक के माध्यम से। जलवायु परिवर्तन के संबंध में हस्ताक्षरित क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत स्वच्छ तंत्र का प्रावधान है। क्योटो प्रोटोकॉल को अगर आप फॉलो करते हैं और इसमें आप सम्मिलित देश हैं, तो भारत इसमें सम्मिलित है, तो इसके माध्यम से जो विकसित देश हैं वो तकनीकी हस्तांतरण करते हैं किनको? विकासशील देशों को। साथ ही साथ उनको विश्व बैंक और ये जो यूएन है उसके मदद से, उनके सहायता से भी मदद प्राप्त होती है। वर्तमान में कृषि कार्यों में सौर ऊर्जा का इस्तेमाल लगातार बढ़ा है। इससे क्या है, ऊर्जा संकट और सौर ऊर्जा को सफल बनाने में कारगर होगा। ऐसा सफल बनाया जा सकता है अगर कृषि कार्यों को लगातार बेहतर तरीके से सौर ऊर्जा पर डिपेंड कर दिया जाए, निर्भर कर दिया जाए।
विशेषज्ञों द्वारा सौर ऊर्जा के क्षेत्र में जागरूकता फैलाना और लोगों को इसका महत्व समझाना, इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, उनको एक बेहतर तरीके से सौर ऊर्जा के प्रति जागरूक करेंगे और सौर ऊर्जा के अगर लाभ को समझा पाएंगे ताकि लोग बाग सौर ऊर्जा को प्रति आगे आएँ और खुद से सौर ऊर्जा को अपनाने के लिए खड़े हों। तो आंकड़ों की नज़र में सौर ऊर्जा मतलब भारत में आंकड़ों की नज़र में कैसा है सौर ऊर्जा, भारत सरकार कितना अभी सौर ऊर्जा के लिए काम कर रहा है या परंपरागत तकनीक के लिए काम कर रहा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। भारत सरकार ने 2022 तक 175 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है। 175 गीगावाट, ये फैक्ट आपको याद रखना पड़ेगा। और ये लक्ष्य रखा गया है जिसमें ऊर्जा सौर ऊर्जा जो है उसका 100 गीगावाट परसेंटेज होगा, बाकी जो 75 गीगावाट होगा वो पवन से होगा या जो भी थर्मल होंगे इन सारी चीज़ों से होगा, लेकिन जो 100 गीगावाट है वो सौर ऊर्जा से उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है। विगत वर्षों में लगातार सौर ऊर्जा उत्पादन 4 गुना बढ़ा है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। 2014 से 17 का डाटा है। सौर ऊर्जा उत्पादन में सबसे अधिक योगदान रूफटॉप सोलर पार्क का है 40% और 40% किसका है, प्लांटों का है। तो ये दोनों आपको याद होना चाहिए। देश में स्थापित बिजली उत्पादन का 16% किससे हो रहा है, सौर ऊर्जा से हो रहा है, जो नवीनीकरण ऊर्जा है उनमें से। लागत की कमी के लिए तकनीकी अनुसंधान को लगातार बनाया गया है और तकनीकी अनुसंधान किया जा रहा है ताकि बेहतर तरीके से इसकी तकनीक को बढ़ाया जा सके। 2 गीगावाट उत्पादन में प्रति वर्ष 20 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन में कमी होगी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप 2 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन करते हैं और वही 2 गीगावाट आप थर्मल से उत्पादन करते हैं तो 20 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन में आप कमी देखेंगे। तो ये हो गया सौर ऊर्जा। मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में सबसे सोलर पार्क कहाँ लगाया गया, तो रीवा में इसको इंस्टॉल किया गया है। और अभी बेहतर तरीके से सोलर ऊर्जा के प्रति जो कृषि क्षेत्र हैं उन पर जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है वो भी सब्सिडी दे रही है। तो ये गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों में सौर ऊर्जा सबसे आगे है क्योंकि भारत में सौर ऊर्जा लगातार उपलब्ध है और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट है वो इसके लिए प्रयासरत भी है। अब आगे जो है वो नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत में वो आता है पवन ऊर्जा की। पवन ऊर्जा भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मध्य प्रदेश में भी पवन ऊर्जा आपको देखने को मिलेगा। कौन सा, मालवा वाले क्षेत्र में, खासकर देवास उज्जैन और इंदौर वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो पवन ऊर्जा क्या होता है, तो पवन ऊर्जा एक तरह से पवन की गति का इस्तेमाल करके जब जनरेटर, पवन की गति के माध्यम से जनरेटर को घुमाया जाता है और उसके माध्यम से अपन इलेक्ट्रिसिटी उत्पादित करते हैं, तो इसी को कहते हैं पवन ऊर्जा। तो पवन ऊर्जा क्या है, गतिमान वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं, सिंपली यही है। पवन ऊर्जा के उत्पादन के लिए हवादार स्थानों पर पवन चक्कियों की स्थापना की जाती है और इन चक्कियों द्वारा वायु की गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है या हो जाता है। इस यांत्रिक ऊर्जा को जनित्र या जनरेटर की मदद से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। जब वो यांत्रिक ऊर्जा आपने कन्वर्ट कर लिया तो इस यांत्रिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट कर रहे हो आप, जनरेटर के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर लेते हो। इसका उपयोग पहली बार स्कॉटलैंड में 1887 में किया गया था। तो एक फैक्ट है कि पवन ऊर्जा का उत्पादन कहाँ से शुरुआत किया गया, तो ये शुरुआत किया गया था स्कॉटलैंड से। अगर सिंपली शब्दों में कहें कि पवन ऊर्जा क्या होता है, तो समान शब्दों में कहें तो पवन ऊर्जा का तात्पर्य वायु से गतिज ऊर्जा को यांत्रिकी और विद्युत ऊर्जा के रूप में बदलना ही पवन ऊर्जा कहलाता है। अब कुछ फैक्ट हैं। भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में पवन ऊर्जा के एक मुख्य स्थान है। भारत के संदर्भ में ये सारे कि मुख्य स्थान क्यों है, क्योंकि सौर ऊर्जा के बाद पवन ऊर्जा ही सबसे ज़्यादा भारत में उत्पादित हो रहा है। भारत में पवन ऊर्जा की पर्याप्त संभावना, जैसे पवन ऊर्जा के विकास के लिए 23 मीटर पर सेकंड हवा की गति होनी चाहिए, जबकि भारत में पवन की औसत गति 9.5 मीटर पर सेकंड है, जबकि दक्षिण भारत में पवन की गति 16 मीटर पर सेकंड औसत है। इन भौगोलिक दशाओं के कारण ही भारत में, दक्षिण भारत में पवन ऊर्जा ज़्यादा विकास हुआ है। तो सिंपली यही है कि हमको पवन ऊर्जा हमारे यहाँ इसलिए सफल है, खासकर दक्षिण भारत में, क्योंकि उसके लिए जितना अनुकूल वायु की गति है वो दक्षिण भारत में मिलती है। साथ ही साथ हमारे जो पूरे देश है वहाँ भी पवन ऊर्जा की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पे वायु की गति हमेशा उपलब्ध होती है। अब पवन ऊर्जा के लाभ क्या है कि पवन ऊर्जा आपने अगर इतना ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो नवीनीकरण संसाधन है वो किस लिए फेल हो रहे हैं, क्योंकि इनके जो अनुसंधान है या इनकी जो तकनीक है वो बहुत ज़्यादा हाई है, कॉस्ट इनकी बहुत ज़्यादा अधिक है। पवन ऊर्जा के लाभ हैं स्वच्छ ऊर्जा, क्योंकि इससे किसी तरह का प्रदूषण होता ही नहीं है। आप पवन ऊर्जा को अगर आप एक तरह से पवन चक्की
इस्टेब्लिश कर दें, उसके बाद उसको जनरेटर से जोड़ दें तो लगातार आपको एनर्जी देती रहेगी, लेकिन किसी प्रकार से ना तो प्रदूषण कर रही है और ना ही किसी तरीके से आपको उस पर कोई मेंटेनेंस का खर्च होगा, जो कि नॉर्मल मेंटेनेंस होगा उसको छोड़ के। तो स्वच्छ है। पवन ऊर्जा अन्य ऊर्जा की तुलना में काफ़ी स्वच्छ है। पवन ऊर्जा को उत्पादित करने वाली टरबाइन किसी भी प्रकार का वायुमंडलीय उत्सर्जन नहीं करती, ये इंपॉर्टेंट है, जिनसे ग्रीन हाउस गैसों में एसिड वर्षा जैसी समस्याएं उत्पन्न बिल्कुल भी नहीं होती और इन होने से बच जाती है। यह ऊर्जा सस्ती ऊर्जा है। कैसे? पवन ऊर्जा कम लागत और प्रभावी ऊर्जा है। यह आज उपलब्ध सबसे कम कीमत वाली नवीनीकरण ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में से एक है। पवन ऊर्जा सबसे कम कम कीमत पे जो गैर परंपरागत संसाधन है उसमें उपलब्ध होने वाली ऊर्जा है, तो ये क्या है? एक तरह से सस्ती ऊर्जा है। सुविधाजनक क्यों है? क्योंकि टरबाइन को किसी भी स्थान पर स्थापित किया जाता है तथा इसके आसपास के क्षेत्र में दैनिक कार्य किए जा सकते हैं। क्योंकि आप जैसे ही आसपास के क्षेत्र में इसके टरबाइन को कहीं पे भी आप स्थापित कर दो और उसके बाद आसपास के क्षेत्र का जो एरिया है वहाँ पर इसका इस्तेमाल आराम से किया जा सकता है। तो पवन ऊर्जा का उपयोग कई कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कि पानी की पंपिंग, बैटरी को चार्ज करना। इसके अलावा घरेलू विद्युत के भी उपयोग किया जा सकता है, तो ये सुविधाजनक है। इसके अलावा अब तो बहुत छोटे छोटे कैपेसिटी के भी पवन ऊर्जा के जो पवन ऊर्जा के जो भी आप इक्विपमेंट या फिर संसाधन है उनको इस्टेब्लिश करके बहुत छोटी छोटी जगहों पे भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, ताकि आपको बेहतर तरीके से इसका लाभ प्राप्त होगा। यह सुरक्षित है। सुरक्षित मतलब किस तरह से? इसमें किसी तरह का कोई खतरा नहीं। पवन ऊर्जा संयंत्रों का संचालन सुरक्षित है। आधुनिक एवं उन्नत माइक्रो प्रोसेसरों के प्रयोग से संयंत्र पूर्ण स्वचालित हो जाता है तथा संयंत्र में परिचालन के लिए अधिक श्रमिकों की आवश्यकता नहीं होती। बस एक देख रेख के लिए आप एक पवन चक्की में एक व्यक्ति को रख सकते हैं, वो सारा काम आपको करके दे सकता है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी आप माइक्रो प्रोसेसर फिट कर दिए हैं जो जिस पे सारा का सारा प्रोग्रामिंग किया जा चुका है कि वो किस तरह से कार्य करेगा। तो एक बेहतर तकनीक है और सुरक्षित तकनीक है। सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें स्थान की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती। आप पवन चक्की को एक छोटे से स्थान पर इस्टेब्लिश कर दें। हालांकि आप जो नए पवन चक्कियाँ इस्टेब्लिश हो रहे हैं उनके लिए जो जगह स्थापित हो किया जाता है वो काफ़ी ज़्यादा एरिया को कवर कर लेता है। तो पवन चलित प्रणाली की तुलनात्मक रूप से कम स्थान की आवश्यकता होती है और इसे हर स्थान पर जहां वायु की स्थिति अनुकूल होती है लगाया जा सकता है, चाहे वो पहाड़ी हो, भू क्षेत्र हो, वन क्षेत्र हो, कहीं पर भी आपको लगाया जा सकता है। बस इसके एक जो पवन चक्की के लिए एक जो स्पेस चाहिए वो स्पेस आपको पता होना चाहिए और वो स्पेस आपको बना के रखना है। अब पवन ऊर्जा के विकास में बाधाएं कौन कौन सी? क्योंकि पवन ऊर्जा तो आकार इतना अच्छा है तो हमको हर जगह पवन ऊर्जा ही उपयोग किया जाना चाहिए, लेकिन पवन ऊर्जा ऐसा नहीं हो पाया। तो इसके लिए बाधाएं कौन कौन सी? तो नवीनीकरण ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि के लिए केंद्र सरकार के मजबूत सहयोग के बावजूद 2022 तक के लक्ष्य की प्राप्ति में पवन ऊर्जा के विकास में कई बाधाएं हैं। उसमें सबसे बड़ी मतलब बड़ी बड़ी जो बाधाएं हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि विद्युत क्षेत्र समवर्ती सूची का विषय है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों के मतभेद और स्थानीय मुद्दे को तहरीर दिए जाने से अवसंरचनात्मक विकास में बाधा आती है। क्योंकि ये समवर्ती सूची का विषय है तो इसमें जो डिसीजन लेते हैं वो केंद्र सरकार अलग ले लेता है और राज्य सरकार अलग ले लेता है। तो इन बीच में जो डिफरेंसेस आते हैं, इनके बीच जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा इसके विकास में बाधा माना जा सकता है। दक्षिण के प्रमुख राज्यों में अंतर्विरोधों के चलते पारेषण लाइनों के विकास में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। क्यों? क्योंकि दो राज्यों के बीच में अगर विवाद होगा तो बिजली की बिक्री कहाँ करेंगे? तो उसमें जो नए नए इन्वेस्टर्स हैं वो इन चीज़ों को भूल जाते हैं और साथ ही साथ वो इन चीज़ों को इस्टेब्लिश करने के लिए तो खर्च बहुत ज़्यादा लगता है, तो वो खर्च को करने से कतराते हैं। और संरचनात्मक विकास के लिए किए जाने वाले भूमि अधिग्रहण में एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि किसान आंदोलन, साथ ही साथ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि कृषि कानून है, तो वो जितने भी भूमि है, चाहे वो वन कानून है, तो वहाँ पर भूमि अधिग्रहण करने में सरकार को परेशानी आती है, क्योंकि जो एनजीटी वाले हैं उनकी अलग परेशानियाँ होती हैं, वहाँ के जो लोकल गवर्नमेंट है उनकी अलग परेशानियाँ होती हैं। तो जो पवन चक्कियों का एक लिए जो भूमि चाहिए तो उसका अधिग्रहण करने में भी बहुत परेशानी होती है। बिजली उत्पादन कंपनी में वित्त एवं तकनीक की कमी ने भी पवन ऊर्जा के प्रभावी विकास में बाधा उत्पन्न की है, क्योंकि वित्त तो हमेशा से कम रही है, क्योंकि गवर्नमेंट जो कंपनी है उनके पास जो उपलब्ध संसाधन है उनके माध्यम से आप इतने बड़े प्लांट्स को नहीं लगा सकते। साथ ही साथ पवन ऊर्जा की उत्पत्ति और उपयोगिता की कुछ सीमाएं हैं। पवन स्थल की दूरी शहरों से अधिक है। टर्बाइनों से ध्वनि प्रदूषण की समस्या बनी रहती है। क्या है कि अगर आसपास आपके पवन ऊर्जा के एक चक्की आप इस्टेब्लिश कर दिए तो उसका जो पवन चक्की है उसके रोटेशन से भी आपको ध्वनि प्रदूषण मिलेगा, साथ ही साथ उसके टरबाइन से भी आपको मिलेगा। हालांकि जो नए नए तरीके से संयंत्र हैं उनमें इन चीज़ों की कमी देखने को मिल रही है। टरबाइनों के ब्लेड से स्थानीय वन्यजीवों को भी काफ़ी नुकसान पड़ता है, क्योंकि जैसे जैसे उसकी स्पीड बढ़ती है तो आसपास में जितने भी
जीव जंतु हैं जो कि स्थानीय रूप से वहाँ पर बसर कर रहे हैं, उन पे एक खतरा सा प्रभावी रूप से देखने को मिलता है। पवन ऊर्जा के संबंध में भारत में नवीन तकनीकी का अभाव है। इसके लिए मुख्यतः विदेशी तकनीक और संयंत्रों पर निर्भरता है, क्योंकि हमारा जितना भी तकनीक है वो पवन ऊर्जा को बेहतर नहीं बनाया जा सकता, तो हम बाहर की तकनीक है उस पर निर्भर हैं, और हमारी यही निर्भरता कहीं ना कहीं पवन ऊर्जा के विकास में बाधा का कार्य करती है। तो पवन ऊर्जा में बस इतना ही आपको समझना है कि इसकी बाधाएं क्या हैं, इसका लाभ क्या है, पवन ऊर्जा क्या है, भारत में इसकी क्या क्या स्थिति है, साथ ही साथ भारत की स्थिति के हिसाब से किधर का ज़्यादा उत्पादन होता है, मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ होता है, और पवन ऊर्जा में किस तरह से सरकार कार्य कर रही है या फिर जो इन्वेस्टर्स हैं उनको किस तरह से आकर्षित कर रही है। इसके अलावा लघु पनबिजली परियोजनाएँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लघु पनबिजली परियोजना किनको कहेंगे? ऐसी परियोजना जिसमें 25 मेगावाट से कम बिजली उत्पादन करने की क्षमता हो, उन्हें कहेंगे लघु पनबिजली परियोजना। अधिकतम 25 मेगावाट तक की पनबिजली परियोजना को ऊर्जा की गैर परंपरागत स्रोतों में रखा गया है। ऊर्जा के क्या है? गैर परंपरागत स्रोतों में रखा गया है। इससे और परंपरागत या नवीनीकरण संसाधनों की श्रेणी में रखने का कारण इसमें पर्यावरण को होने वाली हानि न्यूनतम है। इसको गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में क्यों रखा गया है? क्योंकि 25 मेगावाट के जो लघु पनबिजली परियोजना है उसमें ना तो बांध ज़्यादा बड़ा बनाना पड़ता है और ना ही किसी तरह से आपको विशिष्ट रूप से पर्यावरण को नुकसान आप पहुंचा सकते हैं, या आप किसी तरह से कंस्ट्रक्शन का कार्य नहीं करते। आप सीधे आप नदी या पानी के वेग का उपयोग करते हैं और वहीं पर ही छोटे छोटे टरबाइन लगाते हैं, और उन्हीं छोटी छोटी टरबाइंस की मदद से आप इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से आपको क्या है, पर्यावरण पर आपको न्यूनतम हानि देखने को मिलती है। इसके अलावा बड़े स्तर पर विस्थापन की समस्या से भी बचा जा सकता है, क्योंकि जैसे अभी इंदिरा सागर डैम बना, तो इससे आप कितने भी बिजली उत्पादन कर लें, लेकिन ये पूरा एरिया एक तरह से कवर किया है, तो बहुत ज़्यादा ये किन किन चीज़ों के लिए, एक तरह से तो अभी जो भीषण आपातकाल जो हो जाते हैं उनकी वजह से भी है, क्योंकि इससे जो एक्सीडेंट की संभावना है वो बढ़ जाती है डैम की वजह से। साथ ही साथ जो लोगों का विस्थापन है वो बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि विस्थापन के बाद लोगों को ज़मीन नहीं मिल पाता, तो उन्हें रहने में बहुत सारी परेशानियाँ, उनके जो लोकल रोज़गार होते हैं वो भी छिन जाते हैं, तो उनके जीवन में भी बहुत ज़्यादा परेशानियाँ देखने को मिलती है। इसके अलावा बड़े स्तर पर विस्थापन की समस्या से बचा जा सकता है। साथ ही भारत में कई ऐसी छोटी नदियाँ जिनका वेग कम है और उनमें जल की उपलब्धता साल के कुछ ही महीने होती है, इसलिए लघु पनबिजली परियोजनाओं का विकास किया जा रहा है। वर्तमान समय में लगभग 2000 मेगावाट बिजली उत्पादन है तथा लगभग 15,000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली उत्पादन की संभावना मौजूद है। तो 2000 मेगावाट बिजली उत्पादन किया जा रहा है लघु पनबिजली परियोजनाओं से, लेकिन 15,000 मेगावाट के अतिरिक्त बिजली उत्पादन की संभावना मौजूद है, जिस पर कार्य करने की बहुत आवश्यकता है भारत सरकार को। अब लघु पनबिजली परियोजनाओं से लाभ क्या है? इन परियोजनाओं की लागत तुलनात्मक रूप से बहुत कम होती है, क्योंकि जो बड़े पनबिजली परियोजनाएं होती हैं उन पर बहुत ज़्यादा, हालांकि वो बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अंतर्गत आते हैं, लेकिन उनमें खर्च बहुत ज़्यादा लगता है। ऊर्जा उत्पादन से पर्यावरण को हानि कम होती है, क्योंकि लघु पनबिजली परियोजना की संभाविता अधिक है तथा इनके लगने से स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधि के केंद्रों का विकास होगा। क्यों? क्योंकि आपको पावर सेक्टर अगर बहुत पास में हो तो आपको पावर की प्रॉब्लम नहीं होगी, अब बिजली की प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आप कृषि क्षेत्र में बेहतर कार्य कर सकते हैं। कृषि के अलावा जो भी आपके वहाँ आसपास आप लोकल जो रोज़गार हैं, जिसकी वजह से आप स्थानीय रोज़गारों को ढूंढ सकते हैं और बेहतर तरीके से कार्य कर सकते हैं। परियोजना को विश्व बैंक तथा यूएन दोनों की सहायता प्राप्त होती है। ये एक इम्पॉर्टेंट है, जो भी परियोजनाएं हैं लघु पनबिजली परियोजना, उनमें विश्व बैंक और यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ का सहायता प्राप्त है। अगर आप लघु पनबिजली परियोजनाओं पर आप काम करते हैं तो आपको सहायता मिलेगी। आगे है अवशिष्ट ऊर्जा। भारत में कृषि की व्यापकता तथा मवेशियों की प्रचुर उपलब्धता के कारण अधिक अवशिष्ट का क्या होता है, उत्पादन होता है। कहाँ पर? भारत में, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा मवेशियों को देश माना जाता है भारत को। इसके अलावा यहाँ पे जो कृषि क्षेत्र से जो अवशिष्ट उत्पन्न होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए अवशिष्ट ऊर्जा का केंद्र माना जाता है भारत को, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा इसका संभावना है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो अपन उपयोग किया जाता है वो बायोमास आधारित विद्युत निर्माण प्रक्रिया है। भारत अपने कृषि उद्योगों तथा वन क्षेत्रों के क्रियाकलापों के अंतर्गत बड़ी मात्रा में बायोमास सामग्री पैदा करता है। एक आकलन के अनुसार 5 मिलियन टन कृषि तथा कृषि उद्योग अवशिष्ट हर साल पैदा किया जाता है। ये एक फैक्ट है कि 5 मिलियन टन कृषि अवशिष्ट को उत्पादन होता है, जो कि अगर कोई आपको यूज नहीं करते तो क्या होता है, वो बेकार चला जाता है। ताप ऊर्जा के अर्थ में यह मात्रा तकरीबन 175 मिलियन टन तेल के बराबर होता है।
इतना तेल खर्च करोगे तब जाके आपको इतनी ऊर्जा प्राप्त होगी, जो कि हम ऐसे ही नष्ट कर देते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। आगे है, इन सामग्रियों को कुछ भाग ग्रामीण अर्थव्यवस्था के चारे और ईंधन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। हालांकि 150 से 200 मिलियन टन का कोई खास उपयोग नहीं होता। तो इतना का तो हम विद्युत आराम से बना सकते हैं, क्योंकि इनका उपयोग कुछ भी नहीं किया जाता कृषि क्षेत्र में। इतना बायोमास से 15,000 से 2,500 मेगावाट बिजली के उत्पादन के लिए पर्याप्त है। कितना मेगावाट? 15,000 से 2,500 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए पर्याप्त है। अब है प्रौद्योगिकी। इन बायोमास सामग्रियों से बिजली पैदा करने की तकनीक पारंपरिक ताप विद्युत निगम जैसी होती है। मतलब जो निर्माण की प्रक्रिया होती है ताप विद्युत, हमारे जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं, सेम वही प्रौद्योगिकी होती है। बायो जो भी अवशिष्ट हैं उनसे या अवशिष्ट पदार्थों से जो अपन विद्युत उत्पन्न करते हैं। और बायो मास को बॉयलर में जलाया जाता है, जिससे भाप पैदा होता है, जो बिजली पैदा करने के लिए क्या करता है, जो अल्टरनेटर है उसके टरबाइन को घुमाता है। बस यही एक तकनीक है जिसके माध्यम से अपन प्रौद्योगिकी का उपयोग करके अवशिष्ट ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। अब इसके लाभ क्या क्या हैं? तो लाभ अपन देख सकते हैं, मांग के आधार पर इसको डिज़ाइन किया जाता है। मान लो कि कहीं पर 2 मेगावाट बिजली का उत्पादन करना है, 1 मेगावाट, 0.5 मेगावाट, तो आप उस हिसाब से इसको वेरिएबल के रूप में देख सकते हैं। मांग के आधार पर आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। उन्नत तकनीक की आवश्यकता नहीं होती, ज़्यादा उन्नत तकनीक आपको चाहिए नहीं, क्योंकि थर्मल की जैसे ही कार्य करता है, तो आप नॉर्मल रूप से इसको बना सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में इसको सफल संचालन किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में अगर आप इस चीज़ को कार्य करेंगे तो इसका संचालन बहुत बेहतर तरीके से हो सकता है, क्योंकि सभी जगह कचरा का उत्पादन होता है। कई तरह के प्रयोगों के लिए लचीलापन है। जैसे जैसे आपको जिस तरह से भी आप प्रयोग करना चाहते हैं, उन तरीके से प्रयोग से आपको इसमें क्या दिखेगा? लचीलापन दिखेगा। तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि इसमें लाभ क्या क्या होंगे और क्या क्या हानियाँ होंगी। तो अंत में आता है समुद्री ऊर्जा संसाधन। तो आपको अवशिष्ट ऊर्जा या बायोमास आधारित विद्युत निर्माण की प्रक्रिया में इतना ही पता होना चाहिए। आप इसको भूगोल में भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पूछा जा सकता है, क्योंकि ऊर्जा के लिए अलग से एक कॉलम दिया गया है। समुद्री ऊर्जा में जो ज्वारीय ऊर्जा है उसका बहुत बड़ा स्कोप है भारत में, और उसी पर ही डिपेंड होकर भारत समुद्री ऊर्जा संसाधन को देखता है। इसके अलावा उस बहुत तरीके से ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है समुद्र में, पर भारत में ज्वारीय ऊर्जा ही सबसे ज़्यादा उपलब्ध है, और उसी पर ही भारत अभी कार्य कर रहा है। तो ये आपको याद रखना है। और समुद्री ऊर्जा कैसे? उसके तरंगों के माध्यम से जो ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है उसी को समुद्री ऊर्जा कहते हैं। चूँकि भारत के लगभग 7500 किलोमीटर मुख्य भूमि समुद्री क्षेत्र से है, इसमें भी भारत से में समुद्री ऊर्जा के उत्पादन की संभावना मौजूद है। समुद्री ऊर्जा का मुख्यतः भारत में ज्वारीय ऊर्जा के रूप में उपयोग किया जाता है। यही इंपॉर्टेंट है, कौन सी ऊर्जा के रूप में उपयोग किया जाता है? ज्वारीय ऊर्जा के रूप में। तो ज्वारीय ऊर्जा क्या होता है, किस तरह से कार्य करता है, वो अपन देख लेते हैं। तो जो ज्वारीय ऊर्जा है वो किस पर काम करता है? तो ज्वार भाटा पे काम करता है। तो ज्वार भाटा क्या होता है? तो घूर्णन गति करती पृथ्वी मुख्य रूप से चंद्रमा के गुरुत्वीय खिंचाव के कारण सागरों के जल स्तर पर चढ़ता और गिरता है। जो पृथ्वी घूर्णन गति करता है उसमें गुरुत्वाकर्षण बल का किसका इफेक्ट पड़ता है? चंद्रमा। तो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो समुद्र का पानी है वो क्या करता है? कुछ टाइम तक चढ़ता है और कुछ टाइम तक उतरता है। तो यही एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विद्युत उत्पन्न किया जाता है। तो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण प्रत्येक 12 घंटे में एक ज्वारीय चक्र संपन्न होता है, जिस परिघटना को अपन ज्वार भाटा कहते हैं, और इसी ज्वार भाटा की परिघटना के माध्यम से ही हम विद्युत उत्पन्न करते हैं। तो ज्वार भाटे से जल के स्तर में चढ़ने तथा गिरने पर ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त होती है। ज्वारीय ऊर्जा का दोहन सागर के किसी संकीर्ण क्षेत्र में बांध का निर्माण करके किया जाता है। मान लो किसी जगह पर ज्वार आता है लगातार, तो वहाँ पर एक संकीर्ण क्षेत्र है, तो वहाँ पर एक बांध बनाया जाता है, और उसी के माध्यम से ज्वारीय ऊर्जा को एक तरह से यूज पे लाया जाता है। बांध के द्वारा एक स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में स्थानांतरित कर देती है। हर जगह टरबाइन के यूज होगा, जो उसके प्रेशर को यूज करके या उसके गतिज ऊर्जा को यूज करके विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा। पारंपरिक जल विद्युत के समान ज्वार के पानी से उच्च ज्वार के दौरान एक मतलब एक डैम जो भी आप बनाए उसमें कैद कर लिया जाता है, तथा ज्वार के दौरान हाइड्रो टरबाइन के माध्यम से दबाव दिया जाता है, ताकि वो बेहतर तरीके से टरबाइन घूम सके और वहाँ से विद्युत उत्पादित हो सके। हालांकि ज्वारीय ऊर्जा वाले बिजली संयंत्रों की पूंजी लागत बहुत अधिक होती है, क्योंकि यहाँ पे डैम बनाना, उस स्थिति के लिए आपको डिजाइन करना, उस स्थिति के हिसाब से प्रेशर जनरेट करना और टरबाइन बनाना, ये काफ़ी खर्च की बात है। ज्वारीय ऊर्जा क्षमता से पर्याप्त शक्ति प्राप्त करने के लिए उच्च ज्वार की ऊंचाई निम्न ज्वार की ऊंचाई से कम 5 मीटर 16 फीट होनी चाहिए, तभी आपको टरबाइन को प्रेशर मिल सकेगा और आप विद्युत बना सकते हो।
भारत में कहाँ कहाँ इसका उत्पादन किया जाता है, तो पश्चिम में कैम्बे की खाड़ी और गुजरात कच्छ जो है वहाँ पर इसका उत्पादन किया जाता है और इसका बहुत ज़्यादा स्कोप देखने को मिलता है। तो ये हो गया परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन, उनके स्कोप, उनसे लाभ, उनसे हानियाँ, उनके विकास में बाधाएं, भारत सरकार की क्या स्थिति है, भारत में इन ऊर्जा संसाधनों के भविष्य में क्या स्थिति है, तकनीकी कैसी होनी चाहिए, ये पर्यावरण के लिए कितने अच्छे हैं और किस तरह से भारत अभी इन क्षेत्रों में आगे कार्य कर रहा है। तो सभी क्षेत्रों के लिए इम्पॉर्टेंट है और कहाँ कहाँ अभी कितना कितना उत्पादन किया जा रहा है ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो एक फैक्ट के रूप में आप याद कर लें। तो ये ऊर्जा का जो पहला वाला टॉपिक था 5.1, तो यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। अब जो प्रबंधन है, ऊर्जा प्रबंधन, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा MPPSC मेंस पेपर 2 पार्ट बी के सभी लेक्चर अपलोड हैं, आप उन्हें भी देखें, अच्छा लगे तो शेयर करें। इसके अलावा आपको जो इस लेक्चर का जो नोट्स है वो आपको इस वाले टेलीग्राम चैनल पर आप लोग मिल जाएगा, आप इस पर ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा ये यूट्यूब पर चैनल है, आप इस पर ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।